चलो ठीक है, सारे डाउट अभी क्लियर हो जाएंगे। अब लेसन स्टार्ट करते हैं। जनन, कौन सा लेसन है बेटा? जनन। ये क्लास 10th का लेसन है बेटा, जनन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। बेटा जनन होता क्या है पहले तो ये बता दो हमें सिंपल परिभाषा में। हाँ, अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं ना। हाँ, यानी सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं बेटा कि अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अच्छा बेटा एक पॉइंट मुझे बताओ, जनन क्यों महत्वपूर्ण है? जनन जरूरी भी है या नहीं जरूरी है? जरूरी है। अगर जनन ना होता तो हमारी सबकी जो संख्या डे बाई डे बढ़ रही है, बढ़ पाती नहीं ना। अगर जनन ना होता तो एक आम का पेड़ बहुत पहले कभी हुआ होता है ना, और आज आम का सीजन है, हम सब बढ़िया किलो किलो भर आम लाते हैं, खाते हैं बढ़िया मज़े से, तो खा पाते नहीं? खा पाते। अगर एक ही जनन होता, केवल मान के चलो एक ही बार, तो हमारे सबके पूर्वज जो जंगल में रहते थे, नंगे पुंगे घूमते थे ना, वो बेचारे अकेले ही रहकर अब तक तो चले गए होते, और हम सब यहाँ होते अब तक, तो ये जनन लेसन भी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो जनन जो होता है, जनन की परिभाषा क्या होती है? सीधे सीधे सिंपल शब्दों में कह सकते हैं डेफिनेशन। बिल्कुल ठीक है बेटा, परिभाषा लिखो। अपने समान जीवों की, हाँ, जीवों की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। समझ गए बेटा? यानी अपने समान जीवों की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना? समझ में आ गया? देखो बेटा, जितने भी जीव होते हैं सब में जनन करने की क्या होती है? क्षमता होती है। ठीक है, यानी वो अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति जरूर करेंगे। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? जनन कहते हैं। कोई डाउट यहाँ पे? इसे लिख लो। अब देखो बेटा, जितने भी जीवधारी होते हैं सब एक लाइफ साइकिल का अनुसरण करते हैं, है ना। सभी जीवधारियों में बेटा एक पॉइंट यहाँ लिख लेना नोट करके, जनन क्यों जरूरी होता है। देखो सभी, देखो अपने समान जीवों की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। ठीक है, देखो सभी जीवधारी एक जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अनुसरण करते हैं। जीवन चक्र क्या होता है बेटा? कोई भी जीवधारी इसमें जन्म लेगा और जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी क्रियाएं होती हैं इसमें जनन भी आता है। इसी को कहते हैं बेटा जीवन चक्र। ठीक है, और जनन के जरिए ही वो अपने समान नई संतान की उत्पत्ति कर देता है, फिर उसकी क्या हो जाती है बेटा? डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है। देखो जनन के जरिए ही बेटा हम अपने समान जो संतति है या कोई स्पीसीज है या जीव जात है उसको हम पृथ्वी पर बनाए रखते हैं। मैंने बताया ना आम का भी एग्जाम्पल लेकर, आम के पेड़ में अगर मान के चलो जनन ना होता तो आज हम सब आम का पेड़ आम खा पाते? नहीं खा पाते। आम का पेड़ क्या हो जाता? खत्म हो जाता ना। सीधे हम सब कहते हैं बाय बाय टाटा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट जनन में? नहीं ना? कोई भी समस्या नहीं? अब देखो बेटा, जनन होता किसके वजह से है? हम सब ने कोशिका पढ़ा है, कोशिका। ठीक, तो देखो जनन में अपने माता पिता के लक्षण उनके बच्चों में भी कुछ ना कुछ चले जाते हैं। तो ये जनन में बेटा जो एक से दूसरे में लक्षण ले जाने का काम करता है बेटा, बेसिकली वो जो होता है उसमें होता है डीएनए और आरएनए। क्या होता है बेटा? डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए ये दोनों किसमें होते हैं बेटा? गुणसूत्र में होते हैं, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। हाँ हाँ, गुणसूत्र, हाँ ऐसे डैश डैश करके लिखो। ठीक है, गुणसूत्र होते हैं बेटा जिनमें हमारा डीएनए आरएनए पाया जाता है। ये क्या करता है बेटा? ये मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है जनन का। क्या है बेटा? मुख्य आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ है
क्या है बेटा, अनुवांशिक पदार्थ है किसका, जनन के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं ना। अब देखो बेटा, डीएनए और आरएनए हमारे गुणसूत्र होते हैं जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक बेटा, अब देखो जब बेटा हमारी जनन होती है तो जब जनन होता है, जनन के जरिए क्या होता है, कुछ विभिन्नताएं होती हैं। क्या होती हैं, विभिन्नताएं, पहले समझ लो फिर लिखना। विभिन्नताएं आती हैं जीवों में, कैसे, मान के चलो जैसे हम सब हैं तो अपने मम्मी पापा के सेम टू सेम दिख रहे हैं, नहीं ना, कुछ ना कुछ तो अंतर है ही। ठीक है, मान के चलो अब जैसे और नए बच्चे आएंगे तो उनमें कुछ ना कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा। तो यानी जितनी भी जनरेशन हमारी आएगी सब में कुछ ना कुछ क्या होती हैं, भिन्नताएं होती हैं। जैसे हमारे सबके पूर्वज पहले क्या थे, चिंपैंजी टाइम में, है ना, प्राइमेट्स। मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसमें देखो जीवों की पूरी उत्पत्ति के बारे में, सबसे पहले क्या थे, फिर उसके बाद सारी एक फ़ोटो में सीक्वेंस में लगा हुआ है। ठीक, उसमें जाकर देखो बेटा उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक सारी शुरुआत हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो इसी को कहते हैं विभिन्नताएँ। क्या कहते हैं, विभिन्नताएँ। यानी एक जैसे सारी चीज़ें नहीं होती हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ लिख लो एक पॉइंट और, विभिन्नताएं जातियां या स्पीसीज की उत्तरजीविका बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। विभिन्नताएं और जातियां, ठीक है, विभिन्नताएं और बेटा क्या हो गया, जातियां। ठीक है, जीवों को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए ठीक है उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, उत्तरदायी होते हैं। इतना हो गया, इसको लिख लो जल्दी से, तब आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग होगी विभिन्नताओं का महत्व, यानी विभिन्नताएं होती क्या है बेटा। ये हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। अगली हेडिंग डालो बेटा, विभिन्नताओं का महत्व या विभिन्नता का महत्व। विभिन्नता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। आज हमारे वहाँ बेटा एक छोटा बच्चा पढ़ने आया, फर्स्ट डे उसका था बेचारे का, ठीक है, क्लास 5 में था। वो महत्व को पढ़ रहा था, महत्व लिखा था महत्व। तो हमके बेटा ये क्या लिखा है, उससे मैंने बुक पढ़वाया, टेस्ट ले रहे थे, तो किसी स्कूल में पढ़ता है उसी लोकल में, तो उसने कहा सर जी महत्व लिखा महत्व को महत्व पता, वही मुझे हंसी आ गई कि मतलब महत्व। सुनो बेटा, जो विभिन्नताओं का महत्व क्या होता है, देखो बेटा अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की इम्पॉर्टेंस होती है। कुछ में बेटा क्या होता है, परितंत्र का प्रभाव पड़ता है। परितंत्र समझते हो ना, जो जलीय जीव होते हैं वो अलग प्रकार से होते हैं, स्थलीय जीव होते हैं वो अलग प्रकार से होते हैं, सबके डीएनए भी अलग अलग प्रकार के होते हैं बेटा, पॉपुलेशन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ जीव होते हैं बेटा जो गर्मी में सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ जीव गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे हम सब धरती पे रह सकते हैं ना, लेकिन हम सबको अगर पानी में लेके चला जाया जाए बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, सोचा जाए 10 दिन रह ले बढ़िया, वहीं खाएं पे टहले, तो रह पाएंगे नहीं ना। हो सकता है 1 घंटे बाद वो उधर से बढ़िया तैरते हुए गुब्बारे के नुमा बाहर निकलेंगे, है ना। तो ऐसी बहुत सारी वेरिएशन या विभिन्नताएं होती हैं। तो सभी जीवों का बेटा क्या होता है, अपने अपने महत्व होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला महत्व, ध्यान से बेटा, जीवों पर परितंत्र का, हाँ परितंत्र का सीधा प्रभाव पड़ता है।
हाँ, परितंत्र का सीधा प्रभाव पड़ता है। परितंत्र क्या होता है बेटा? जो हमारे चारों तरफ वस्तुएं पाई जाती है, ठीक है, चारों ओर जो वस्तुएं पाई जाती हैं उनका प्रभाव पड़ता है सीधा। जैसे गर्मी है तो हमको गर्मी लग रही है ना, बारिश होती है तो बारिश का भी मौसम सबको पहचान में आता है, फील करते हैं। जो ठंडक होती है तो हम सबको ठंडक भी तो लगती है। तो यानी हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं पाई जाती हैं उनका हमारे ऊपर क्या होता है बेटा? सीधा प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं ना? ये समझ में आ गया? ठीक है बेटा। देखो, जनन के समय डीएनए प्रतिकृति की अवधि, ठीक है, जीवों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसा समझ लो बेटा, जनन के लिए डीएनए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ, जनन में डीएनए तथा आरएनए, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा गुणसूत्र, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, गुणसूत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ बेटा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो, जनन में डीएनए आरएनए गुणसूत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर बेटा ये ना हो तो अगली जनरेशन में कोई लक्षण जाएगा ही नहीं। समझ गए ना? ठीक है, जब कोई लक्षण ही नहीं जाएगा तो भैया वो इंसान कैसे बनेगा या कोई जीव कैसे बनेगा? समझ गए? ठीक है, हाँ, भूमिका निभाते हैं। हो गया? देखो बेटा, जो भिन्नताएं होती हैं, ठीक है, वेरिएशन होता है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, भिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है बेटा प्राकृतिक और एक होता है बेटा कृत्रिम। प्राकृतिक वेरिएशन क्या होता है बेटा? मौसम की वजह से बदलाव आ गया। मान के चलो, जैसे आपने जिराफ को देखा है, जिराफ, तो जिराफ की गर्दन इतनी ऊंची कैसे हो गई? इधर देखो, बाद में लिखना, जिराफ की गर्दन इतनी लंबी कैसे हो गई? क्यों हो गई? कौन सी ज़रूरत पड़ी थी उसको इतनी गर्दन लंबी करनी? अब तो आम के पेड़ नेरे नेरे होते हैं, जल्दी जल्दी आम तोड़ तोड़ के खा सकता था, फिर भी, है ना? बंदर को कौन सी ज़रूरत पड़ी इस पेड़ से उस पेड़ पे फटाक फटाक कूदने की? क्यों पड़ी? हम सबको कौन सी ज़रूरत है खाना खाने की? ना खाएं तो उनका जीवित नहीं रहेंगे ना। तो सुनो बेटा, जब वो जिराफ होते हैं बेटा, जिराफ इन्वायरमेंट में, ठीक है, या वातावरण में पौधे क्या हो गए? खत्म हो गए। पौधे क्या हो गए? खत्म हो गए। पहले समझ लो फिर लिखना, भाग नहीं जाएगा। ठीक है, पौधे क्या हो गए? खत्म हो गए। जब पौधे बेटा खत्म हो गए तो जिराफ अपनी गर्दन को क्या करते थे? ऐसे ऊपर कर करके पेड़ को खाना शुरू किए, आगे पैर उठा कर। ठीक, तो कुछ समय बाद क्या हुआ? जब आप लैमार्क और डार्विन बात पढ़ोगे वहाँ आपको समझ में आ गया, इसमें बताएंगे भी। ठीक है, तो उनकी गर्दन क्या हो गई? कुछ समय बाद बहुत लंबी हो गई। क्या हो गई? लंबी हो गई, या काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई बेटा? ऊंची हो गई, बड़ी हो गई ना। तो इस बेस पे हम ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इसलिए भी बेटा हमारा क्या ज़रूरत होता है? ये हमारा होता है प्राकृतिक भिन्नता। क्या होती है? प्राकृतिक भिन्नता या वेरिएशन, यानी उसमें धीरे धीरे क्या आ गया? बदलाव आ गया। समझ गए? कोई डाउट नहीं ना? दूसरा बेटा टेम्परेचर, गर्मी बढ़ रही है तो बहुत सारे जीव तो ऐसे होंगे जो इस गर्मी में जीवित ही नहीं रह पाएंगे, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे जीव जीवित रह रहे हैं तो उनमें भिन्नताएं आ रही हैं। कृत्रिम में क्या होता है बेटा? जैसे आम खाते हो आप लोग, आम केला खाते हो, पहले केले में बीज होती थी ब्लैक ब्लैक कलर की, लेकिन अब होती है? अब भी होती है ना बीज, लेकिन बहुत पतली पतली होती है जो हमको दिखाई नहीं देती। जल्दी दिखाई भी देती है ना, बीज से काटते तो बीच ही में होती है। ठीक, जैसे केला हो गया, और आजकल तो आम भी चाइना वाले और एडवांस है, वो आम ऐसा बनाए हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक सीड की मदद से ऐसा आम बनाए जेनेटिक मॉडिफिकेशन की मदद से बेटा, कि उसमें बीज ही गायब कर दिए। सोच के देखो, चाइना वाले किसी दिन इंसानों को ही ना गायब कर दे कोरोना किसी तरह कोई दूसरा ले आए। तो समझ में आ गया ना, प्राकृतिक में क्या होता है और कृत्रिम में क्या होता है। ठीक है, दोनों समझ गए बेटा? हाँ, इसके 2 पॉइंट बनाने, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, अब प्राकृतिक में लिख सकते हो ऊष्मा, है ना, वातावरण परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन, सीधे परिवर्तन के अनुसार जीव अपने आप को, हाँ बेटा देखो देखो ऊष्मा, इसको ऊष्मा हटा दो, सीधे ऐसे लिख लो बेटा, वातावरण में परिवर्तन के अनुसार जीव अपने आप को परिवर्तित कर लेता है।
आर्टिफिशियल में क्या होता है बेटा, हम सब जिसमें, ठीक है, मानव इन्वॉल्व हो जाए या हम सब उसको क्या करते हैं बेटा, चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब बेटा मान के चलो कृत्रिम में जैसे पानी में परिवर्तन आ गया, अचानक से जल स्तर बढ़ गया समुद्र का, तो कैसे बढ़ेगा भैया? हो सकता है कि यहाँ गर्मी बढ़ रही हो, टेम्परेचर बढ़ रहा हो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही हो, तो उसमें पानी क्या होगा, धीरे धीरे बर्फ़ पिघलेगा तो पानी इंक्रीज ही होगा, ठीक है। कोई उल्का पिंड आकर समुद्र या महासागर में गिर गया तब भी पानी इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा। कृत्रिम में क्या कर सकते हैं कि हम सबके द्वारा बहुत सारी चीज़ें, आजकल जानते हो न्यूक्लियर वॉर है ना, परमाणु बम यहाँ से वहाँ छोड़ दिया जाता है, इस बेस पे हमारे कृत्रिम में आ जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। इरेज करें। बेटा तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे आराम से समझते हुए लिखते हुए चलो। हाँ समझ में आ गया। अब अगली हेडिंग डालो बेटा, जनन के प्रकार। इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। बेटा आप बताइए जनन कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से, कौन कौन से? लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक और अलैंगिक। सुनो बेटा, लैंगिक क्या होता है पहले समझो, पहले ही मत लिखा करो, तुम लिखने के चक्कर में भूल जाती हो। सुनो, लैंगिक और अलैंगिक में अंतर क्या होता है। लैंगिक जनन जो होता है बेटा एकल पेरेंट के द्वारा होता है, एकल जीव द्वारा होगा, चाहे उसमें नर हो चाहे मादा हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे कोई प्रभाव। मादा नहीं जानते हो, नर मादा क्या होता है नहीं पता है, चलो ये बता रहे हैं, ठीक है। सुनो, उसमें एकल जीव द्वारा उसका जनन होता है, यानी जीव में कोई परिवर्तन आ जाए बेटा, ठीक है, और उसकी वजह से एक नया जीव बन जाए, तो वो हमारा क्या होगा, अलैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन होता है बेटा, उसमें दो होने जरूरी है, ठीक है, यानी द्विपैरेंट, यानी पूरे के पूरे नर और मादा दोनों होंगे बेटा, तब हमारा लैंगिक जनन होता है। नर मादा होते क्या, पहले इसे समझ लो, ठीक है। मेल और फीमेल, देखो बेटा ये हमारे कहलाते हैं मेल और ये हमारा क्या कहलाता है, फीमेल। इसे कहते हैं बेटा नर और इसे कहते हैं मादा। ऐसे मान लो ये हमारा हो गया पुरुष और ये क्या हो गया बेटा, औरत या स्त्री। अब समझ गए कि नर और मादा क्या होता है, कोई डाउट? ये सिंबल है मेल का और ये सिंबल किसका है, फीमेल का। अब समझ में आ गया ना बेटा नर मादा क्या होता है, कोई डाउट नहीं ना, ठीक। अब देखो बेटा जनन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला तो हमारा होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है बेटा, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है बेटा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को कहते हैं बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसको कहते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई डाउट यहाँ तक नहीं? इसको लिख लो और पहली हेडिंग डाल के हम सब शुरू करते हैं, अलैंगिक जनन क्या होते हैं, ठीक है। दिमाग खोल के बैठो, एक एक चीज़ें समझ में आएंगे। क्या हुआ, तबीयत खराब है आज, सारा ज़्यादा बीमार लग रहा है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन ऐसे कर लो, पहले हो गया, ठीक है। चलो अब पहली हेडिंग डालो अलैंगिक जनन। सबसे पहले हेडिंग बनाओ बेटा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ में आ गया। अब देखो बेटा ये होता क्या है, तो इसमें लिख लो बेटा, देखो यह एकल, हाँ एकल यानी एकल जनक द्वारा
होता है। ठीक है बेटा, जनक में जनक द्वारा होता है। जनक में कोई परिवर्तन आ जाए, परिवर्तन आ जाए और उस परिवर्तन के मदद से या उस परिवर्तन के द्वारा, उस परिवर्तन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो जाए, उत्पत्ति ही अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। समझ में आ गया बेटा? अलैंगिक जनन कहलाता है, समझ गए ना? यानी उसके शरीर में कोई परिवर्तन आ जाए। पेड़ जानते हो बेटा, पेड़, ठीक है, पेड़ में मान के चलो गुलाब का पेड़ मैंने ले लिया, उसके पेड़ की एक टहनी काट कर मैंने कहीं और लगा दिया, तो उससे हमारा क्या बन जाए? नया पौधा। ठीक है, क्या बन जा सकता है? सॉरी, नया पौधा बन जाए, तो हमारा क्या होगा? अलैंगिक जनन। क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन। समझ गए? कोई डाउट नहीं ना? और ये हमेशा बेटा निम्न जीवों में होता है। ठीक है, निम्न जीवों में होता है। मैं लिखे दे रहा हूं उदाहरण। निम्न पेड़ पौधे तथा कुछ जंतु भी होते हैं निम्न कोटि के। ठीक है, निम्न पेड़ पौधे डैश जंतु। ठीक है, कुछ जंतुओं में भी होता है आदि। बेसिकली इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो। ठीक है, आदि। दूसरा क्या होता है बेटा? लैंगिक जनन। ये समझ में आ गया? इरेज कर दूं? लिख लो बेटा जल्दी से। हाँ बेटा, ठीक। देखो बेटा, ये बायोलॉजी का तीसरा पार्ट है ना, या चौथा पार्ट कि कक्षा 10 बायो का बेटा चौथा पार्ट है। ठीक है, जनन। इरेज करें। देखो बेटा, अब दूसरा हमारा टॉपिक क्या हो गया? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को कहते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे बेटा थोड़ा ध्यान से समझना। देखो यहाँ देखो बेटा, एक होता है नर और एक क्या होता है? मादा। ठीक है, इसे कहेंगे मेल और इसे क्या कहते हैं बेटा? फीमेल। हिंदी में इसे कहेंगे नर और इसे कह देते हैं मादा। इतना समझ में आ गया? इन दोनों से बनता है बेटा गैमीट। क्या बनता है? गैमीट, जिसे हम कहते हैं युग्मक। पहले समझ लो, गैमीट इसे कहते हैं युग्मक। यहाँ भी गैमीट बनेगा, इसको भी क्या कहेंगे? युग्मक कहते हैं। ठीक है बेटा, दोनों से क्या बनते हैं? गैमीट बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमीट। पहले समझो अच्छे से, दोनों से क्या बनते हैं? गैमीट बनते हैं। इसको हम युग्मक कहते हैं बेटा। देखो अब ये यहाँ हमारा गुणसूत्र की संख्या इसमें 2n होती है और यहाँ भी क्या होती है? 2n होती है। यानी गुणसूत्र की संख्या यहाँ क्या है? दुगुणित है। क्या है?
दुगुणित। अब इसमें होगा विभाजन, क्या होगा? विभाजन। ठीक, जो विभाजन होता है इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। विभाजन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक समसूत्री और दूसरा अर्धसूत्री। कौन सा? अर्धसूत्री। अब इसको समझाने से पहले मैं विभाजन आपको समझा दे रहा हूँ बेटा। विभाजन हमारा होता क्या है? विभाजन, देखो बेटा, किसी भी चीज़ को दो बराबर भागों में डिवाइड करना ही हमारा क्या हो जाता है? विभाजन। तो गुणसूत्र की सबसे पहले विभाजन हमारे दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो। एक तो होता है बेटा हमारा समसूत्री और दूसरा क्या होता है? अर्धसूत्री। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ बेटा समसूत्री, इसे कहते हैं माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक। ठीक है, समसूत्री विभाजन ऊपर लिख दिया बेटा, तो विभाजन नहीं लिख रहे हैं, विभाजन को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। और दूसरा होता है बेटा अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री, इसे कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं बेटा? मियोसिस। इसका दूसरा नाम होता है रिडक्शन डिवीजन। ठीक है बेटा, आरडी, रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो समझो समसूत्री विभाजन क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इन दोनों को हमको समझने हैं। तो बेटा समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या हमारी क्या होती है बेटा? दुगुणित होती है। क्या होती है? दुगुणित, या 2n होता है, इसे हम कहते हैं द्विगुणित। ठीक है, अब बेटा इसमें विभाजन होगा, ठीक है, इसमें एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, ठीक है, कोशिका विभाजन में, तो वो हम बता देंगे, समझा देंगे बाद में। तो यहाँ गुणसूत्र की संख्या दुगुणित है और यहाँ जब ये डिवाइड होगा तो गुणसूत्र की संख्या ये क्या रहेगी बेटा? दुगुणित ही रहेगी। क्या रहेगी? दुगुणित ही रहेगी। यानी गुणसूत्र की संख्या बेटा 2n है तो 2n नेचर की ही रहेगी, इसमें और कोई बदलाव नहीं होगा। यानी जितनी गुणसूत्र की संख्या वहाँ है उतनी ही गुणसूत्र की संख्या यहाँ भी होगी। तो इसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं बेटा? समसूत्री विभाजन। नॉर्मली समझ लो ऐसे, ठीक है, इसे क्या कहते हैं बेटा? समसूत्री विभाजन। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? समसूत्री विभाजन कहलाता है। यानी गुणसूत्र की संख्या दुगुणित है तो दुगुणित की दुगुणित ही रहेगी, तो ये क्या कहलाएगा? समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है बेटा? यहाँ गुणसूत्र की संख्या हमारी दुगुणित है, लेकिन जैसे ही पहला होगा बेटा, यहाँ गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? आधी हो जाएगी। यहाँ हमारी गुणसूत्र की संख्या क्या है बेटा? दुगुणित, द्विगुणित। और यहाँ गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? अगुणित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगुणित। गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? अगुणित हो जाएगी। समझ गए? वहीं बैठ जाओ। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी? अगुणित हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। फिर से इसमें एक विभाजन होगा बेटा, ठीक, और यहाँ भी गुणसूत्र की संख्या क्या रहेगी? आधी रहेगी। ठीक है बेटा, तो इसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसमें होगा बेटा अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री प्रथम, और दोबारा होता है, इसे कहते हैं, शांत रहो पहले, अर्धसूत्री द्वितीय। ठीक है बेटा, ये हमारा होता है अर्धसूत्री प्रथम और ये क्या होता है? अर्धसूत्री द्वितीय। समझ में आ गया? कोई डाउट है ना? समझ में आ गया ना? ठीक, तो ये होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन और ये हमारा क्या होता है? समसूत्री विभाजन। अब यहाँ जो गैमीट का निर्माण हुआ है बेटा, इसमें बेसिकली अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। कौन सा विभाजन हुआ है? अर्धसूत्री। और ये जो गैमीट या युग्मक बना है, इस प्रक्रिया को कहेंगे युग्मक जनन। क्या कहेंगे? युग्मक जनन कहते हैं, युग्मक जनन। ऐसे भी कहेंगे बेटा युग्मक जनन। इंग्लिश में कहते हैं बेटा गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस। यहाँ भी सेम होती है तो इसको भी इंग्लिश में कहेंगे गैमिटोजेनेसिस। ठीक है बेटा, क्या होगी? गैमिटोजेनेसिस। यहाँ जो बेटा हमारा युग्मक का निर्माण हुआ है मेल में, ठीक है, अगर मनुष्य को लिया जाए तो उसमें स्पर्म बनेगा, ठीक है, अगर पेड़ पौधों को ले लिया जाए तो उसमें क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन या परागकण बनेगा। ठीक है, तो अगर पुरुष को लेंगे तो शुक्राणु कह सकते हैं, परागकण। ठीक है, पेड़ पौधों को लेंगे बेटा तो परागकण कह सकते हैं। ठीक, और यहाँ अंड रहेगा। क्या रहेगा बेटा? अंड। चाहे पेड़ पौधे हो चाहे, ठीक है, मानव हो, यहाँ अंड का अंड कहलाएगा। ये वाला आपको समझ में आ गया? इतना आप जल्दी से लिख लीजिए ताकि मैं इसको आगे यूज कर सकूँ। हाँ, ऐसे ही लिख लो, जैसे बनाया ऐसे ही लिख लो। इसको भी मत लिखना, इसको भी कंप्लीट करवाना है।
चलो बेटा, अब देखो यहाँ बन गया गैमीट, ठीक है। अब ये दोनों का हो जाएगा बेटा निषेचन। क्या हो जाएगा? निषेचन। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो उस प्रक्रिया को ही कहते हैं बेटा निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन, ठीक है। और इंग्लिश में निषेचन को कहते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। और यहाँ गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है बेटा? दुगुणित हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? दुगुणित हो जाती है। यहाँ गुणित हो गई थी, यहाँ फिर से क्या हो जाएगी? दुगुणित हो जाएगी। और जो इस स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे उसका नाम होगा युग्मनज। युग्मनज कहेंगे इंग्लिश में जायगोट। क्या कहेंगे बेटा? जायगोट कहते हैं। और फिर जायगोट में होगा बेटा भ्रूणीय परिवर्धन। क्या होगा? भ्रूणीय परिवर्धन। बहुत सारे बदलाव आएंगे बेटा, ठीक है। भ्रूणीय परिवर्धन, इसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और उसके बाद में क्या होगा बेटा? नई जात या नई संतति। न्यू स्पीसीज, ठीक है बेटा, न्यू स्पीसीज आ जाती है, ठीक। ये पूरी प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन की। इसको लिख लो, हाँ ऐसे ही बना लो। ये पूरी प्रक्रिया है लैंगिक जनन की, ठीक है। इसमें ये लिख लो, दो विपरीत लिंग वाले, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो मेल और फीमेल के योगदान से एक नई संतति का जन्म होता है। इसे लिख लो, बाकी मैं नेक्स्ट डे करवा दूंगा ताकि दिक्कत ना पड़े, ठीक है।